तो हाँ भाई, करें शुरू। तो पहले मैं ये वाली वीडियो नहीं लाने वाला था, लेकिन हमसे हमारे आस पड़ोसियों ने, कजन ने, इवन आप लोगों ने हमसे पूछा कि कौन सा फोन लेना चाहिए इन दोनों में से। एक तरफ है S23 और दूसरी तरफ है iPhone 14 प्लस। तो आपका भाई बताएगा कि 80,000 रुपए में आपको कौन सा फोन लेना चाहिए। बट उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। अब यहाँ पर सबसे पहले आता है कि भाई 80,000 रुपए के फोन है, लेकिन जो सैमसंग है इसका बेस वेरिएंट ही 8256 GB का और आईफोन का है 6128 GB का। तो यहाँ पर देखा जाए तो सैमसंग आपको स्टोरेज ज्यादा दे रहा है और एप्पल के पास भले ही रैम कम है, लेकिन हमने देखा है बड़ी बड़ी रैमों पे भाई हावी पड़ जाती है। बात तो सही है। और यहां पर सबसे पहले जो बड़ा डिफरेंस आता है दोनों फोनों में वो है भाई साइज का। S23 काफी कॉम्पैक्ट फोन है। ये उन लोगों के लिए जिनको छोटा फोन चाहिए और एक पावरफुल फोन चाहिए, और आजकल ऐसे छोटे फोन बनना बंद भी हो गए हैं। बाकी यहां पर बिल्ड काफी अच्छी है। बैक में आपको विक्टस 2 की प्रोटेक्शन मिलती है। साइड का फ्रेम एल्यूमिनियम का है और एप्पल का भी साइड का फ्रेम एल्यूमिनियम का और बैक में कस्टम ग्लास दिया है। बट यहां पर आपको शाइनी बैक मिलती है जिस पर फिंगरप्रिंट काफी लग जाती है। और एप्पल उन लोगों के लिए है जो कि भाई एक बड़ी डिस्प्ले वाला फोन चलाना चाहते हैं, क्योंकि यहां पर साइज में मेजर डिफरेंस है। बाकी दोनों की इन हैंड फील मेरे को प्रीमियम लगती है। बस डिफरेंस इतना ही है कि जो सैमसंग है वो काफी कंफर्टेबल सा है, ऐसे उठाकर आप भागे चले जाओ। लेकिन यहां पर एप्पल के पास भली बड़ी डिस्प्ले, लेकिन इसमें नोच मिलती है ये भद्दी सी। और वहीं पर सैमसंग के पास पंच होल है, बेजल नोच, इनका साइज भी एप्पल कंपैरिजन में काफी कम है और ऑल ओवर एक तरीके से फुल व्यू एक्सपीरियंस देती है डिस्प्ले। एंड यहां पर डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो एप्पल के पास मिलता है सुपर रेटिना XDR OLED पैनल, तो सैमसंग के पास दिया गया है डायनेमिक एमोलेड 2X पैनल। तो यहां पर भाई नाम अलग है, घबराओ मत, जो काम है दोनों डिस्प्ले का सेम है, क्योंकि दोनों ही फुल HD डिस्प्ले हैं। अब यहाँ पर ना एप्पल के पास बड़ी डिस्प्ले बेशक है, लेकिन इसके पास पिक्सल पर इंच डेंसिटी अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर रेजोल्यूशन थोड़े बेटर मिलते हैं सैमसंग कंपैरिजन में। बट यहाँ पर दोनों के अंदर जब हमने कंटेंट कंज्यूम करा तो यहाँ पर मेरे को भाई कलर्स में डिफरेंस नहीं लगा। सिर्फ यहाँ पर नोच दिखती है एप्पल के पास और सैमसंग के पास एक फुल व्यू एक्सपीरियंस मिलता है। बट यहाँ पर एप्पल की बड़ी डिस्प्ले होने की वजह से इसमें सब कुछ बड़ा बड़ा भी दिखता है, ये बात ध्यान रखना। क्या बोला तूने? तो दोनों की कलर कैलिब्रेशन तो ऑलमोस्ट इक्वल है, लेकिन HDR के टाइम पे यहाँ पर एप्पल में भले ही 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, सैमसंग के अंदर 1750 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, उसके बाद भी एप्पल की डिस्प्ले ज्यादा ब्राइट शो होती है। यहाँ पर HDR कंटेंट स्ट्रीम करने में ज्यादा मजा आता है भाई एप्पल के पास। लेकिन सैमसंग के पास भाई इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, वो भी अल्ट्रासोनिक सेकंड जनरेशन, जिसकी स्पीड और रिकॉग्निशन काफी फास्ट है। वहीं पर एप्पल के पास फेस ID मिलती है। और मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बोल दिया था कि एप्पल भाई मास्क के साथ नहीं खुलता, तो भाई मास्क वाली सेटिंग भी आप मास्क लगा के भी इसे अनलॉक कर सकते हो अब। बट फिर भी मेरे को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर डे टू डे लाइफ में ज्यादा कन्वीनियंट लगता है। अब सैमसंग के पास एक एडवांटेज हो रहा है, इसमें 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट है, जो कि भाई एप्पल के 60 हर्ट्ज के कंपैरिजन में ऑब्वियसली स्क्रॉलिंग के टाइम पर ज्यादा स्मूथ फील होता है। और इसी के साथ भाई ऐसा नहीं है कि 120 हर्ट्ज इसका ज्यादा बैटरी कंज्यूम करेगा। इसका 120 हर्ट्ज ना एक तरीके से 48 टू 120 हर्ट्ज स्विच हो सकता है। वो डिपेंड करता है आप क्या काम कर रहे हो। अगर आप कोई फोटो देख रहे हो, कोई ऐसी चीज चला रहे हो जो 48 हर्ट्ज से सपोर्ट करती है, वहां पर ये 40 हर्ट्ज में ही चलाएगा, जिसकी वजह से डिस्प्ले की बैटरी कंजप्शन बच जाती है। लेकिन भाई एप्पल के पास पहले से 60 हर्ट्ज है, तो बैटरी कंजप्शन यहां पर आपको थोड़ी बेटर मिलती है डिस्प्ले की। और दूसरा, जब आप बैकग्राउंड में कोई ऐप चला के रखते हो और लगता है भाई एप्पल को कि ये काम की नहीं है, तो उसके थ्रेड को ये बंद कर देता है, जिसकी वजह से इसके अंदर आपको बैटरी बैकअप ज्यादा सॉलिड मिलता है, कम mAh बैटरी होने के बाद भी। और दूसरा कि भाई यहां पर दोनों के पास जो चार्जिंग स्पीड है ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। 30 मिनट में दोनों 50% चार्ज होते हैं और दोनों के पास ही 15 वोल्ट की वायरलेस चार्जिंग है। लेकिन सैमसंग के पास इमरजेंसी केस के लिए भी एक जुगाड़ है। अगर आपको अपने किसी दूसरे डिवाइस को चार्ज करना है जो वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है, तो आप इसे रिवर्स वायरलेस चार्जिंग कर सकते हो 4.5 वोल्ट तक की। और कंटेंट स्ट्रीम करते हैं भाई दोनों में मजा आ रहा है, क्योंकि दोनों में स्टीरियो स्पीकर्स दिए हैं। लेकिन एप्पल का ना साइज बड़ा है, जिसकी वजह से इसके अंदर स्पेस ज्यादा है और यहाँ पर इसकी लाउडनेस और जो स्पीकर्स की साउंड है वो भी ज्यादा क्लीन है। तो यहाँ पर एप्पल में ज्यादा मजा आता है स्पीकर्स में। और एप्पल में एक चीज में और मजा है, वो है हैप्टिक्स। भाई एप्पल ने अभी तक एक बेंचमार्क ऐसे सेट करके बैठा है, इसके हैप्टिक्स अनबीटेबल हैं इस प्राइस रेंज के अंदर। तो बैटरी और हैप्टिक्स में तो भाई एप्पल सॉलिड है अभी भी। और ऐसे नहीं है, हैप्टिक्स की जो वाइब्रेशन मोटर है वो चलाने में आपको फील होगी। लाइक अगर आपने पॉकेट में फोन रखा हुआ है, उस टाइम पर आईफोन में पता लग जाता है किसी की कॉल आ रही है, मैसेज आ रहा है। सैमसंग में मिस हो जाता है, एक तो फोन छोटा है, पॉकेट में रखते हैं, पता ही नहीं लगता फोन भी रखा है, और कॉल आती है तो मल्टीपल टाइम्स मेरे से मिस हुई है भाई इसके अंदर। तो वाइब्रेशन मोटर इसकी काफी कमजोर लगी मुझे। अब बात आती है दोनों की परफॉर्मेंस की। एप्पल आता है A15 बायोनिक प्रोसेसर के साथ, जो कि 5 nm पर बिल्ड है, और वहीं पर सैमसंग के पास मिलता है इस बार स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर, और ये 4 nm पर बिल्ड है, साथ ही ये भी ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। तो यहाँ पर भाई डे टू डे लाइफ में तो दोनों फोन मस्ती चलते हैं, क्योंकि दोनों ही अपनी कंपनी के सस्ते फ्लैगशिप है, तो दोनों को डे टू डे यूजेज में चलाने में मजा आता है। और जैसे कि सैमसंग के पास 120 हर्ट्ज का पैनल है और एप्पल के पास 60 हर्ट्ज का पैनल है, तो यहाँ पर ऐप ओपनिंग क्लोजिंग उसके बाद भी मेरे को दोनों की सिमिलर लगी। बट यहाँ पर एक बात कमाल की है कि One UI की जो एनिमेशन है अब काफी इंप्रूव
हो गई हैं, मतलब टक्कर दे दी है भाई एप्पल को। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने गीक बेंच रन कराया दोनों के स्कोर चेक करने के लिए, और यहाँ पर गीक बेंच में ऑलमोस्ट सेम ही स्कोर मिला था, मतलब एप्पल के पास स्लाइटली बेटर था जो कि ना के बराबर ही है। अब यहाँ पर टेम्परेचर में लेकिन हमें ज्यादा डिफरेंस देखने के लिए मिला, जहां पर एप्पल का टेम्परेचर था 35 डिग्री सेल्सियस, सैमसंग 39 डिग्री सेल्सियस ले गया था। फिर इसके बाद हमने 3D मार्क रन कराया 20 मिनट का स्ट्रेस टेस्ट, और यहाँ पर भाई पहली बार ऐसा हुआ कि रन कराते सैमसंग के फोन ने ब्राइटनेस जल्दी ड्रॉप कर लिया एप्पल के कंपैरिजन में। मतलब हर बार एप्पल करता था, लेकिन यहाँ पर छोटे साइज होने की वजह से ये जल्दी ब्राइटनेस ड्रॉप कर लेता ताकि ये ज्यादा हीट ना हो। और एंड होते होते स्कोर आया, यहाँ पर जो कंसिस्टेंसी थी वो एप्पल की ज्यादा बेहतर थी, बट यहाँ पर जो मैक्सिमम FPS है वो सैमसंग S23 के हल्के से ज्यादा थे इस टेस्टिंग के अंदर। बट एक चीज और ज्यादा थी सैमसंग के अंदर, वो है इसका टेम्परेचर। इसका टेम्परेचर 48 डिग्री पहुंच गया था, वहीं पर एप्पल का 41 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था सिर्फ। तो यहाँ पर एप्पल काफी अच्छे से हीट कंट्रोल कर लेता है, सैमसंग नहीं कर पाता क्योंकि इसके अंदर हीट डिसिपेशन एरिया उतना अच्छा नहीं है। और सेम चीज हमें गेमिंग के टाइम पर मिली है, गेम सेटिंग्स पूरी अनलॉक है और इसके अंदर हमने हाई परफॉर्मेंस मोड इनेबल कर लिया था, उसके बाद गेम प्ले करा। मतलब ये ना दिखाता है कि 60 FPS में चल रहा है गेम, लेकिन मेरे को उतनी अच्छी स्मूथनेस नहीं मिली है। यहाँ पर एप्पल की स्मूथनेस इसके कंपैरिजन में फार बेटर है गेमिंग के अंदर। अगर आप मैक्स सेटिंग्स में गेम प्ले करते हो, और यहाँ पर जो 60 FPS वाला लोच है ना, मेरे को ऐसा लग रहा है क्योंकि ये वाली एप्लीकेशन सैमसंग के खुद के गैलेक्सी स्टोर पर है, तो यहाँ पर कुछ हो सकता है, या तो एप्लीकेशन में कुछ दिक्कत है या भाई फोन की गेमिंग में कुछ दिक्कत है। बट यहाँ पर सैमसंग के पास एक एडवांटेज है, इसमें 90 FPS का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आप लो सेटिंग्स में 90 FPS में गेम प्ले करते हो तो वहां पर इसमें थोड़ा सा बेटर गेम प्ले मिलता है। तो अगर आप गेमिंग नहीं करते हो तो भाई आप कोई सा भी फोन उठा लो, बस इतना याद रखना S23 थोड़ा सा वॉर्म होता है डे टू डे यूजेज में, बिकॉज इसका साइज काफी छोटा है। बट ये लास्ट जनरेशन कंपैरिजन में ना के बराबर हीट हो रहा है, पहले तो बहुत ज्यादा हीट हो रहा था S22, तो यहाँ पर हीट कंट्रोल थोड़ा सा बेटर करा है सैमसंग ने। वहीं पर अगर आपको गेमिंग के लिए फोन चाहिए तो मैं आईफोन सीधा अभी भी रिकमेंड कर सकता हूं। अब भाई 80,000 रुपए दे रहे हैं, हमें चाहिए अच्छे कैमरा, जो कि इन दोनों फोनों के बीच में एक डिसाइडिंग फैक्टर भी होने वाला है इस ऑडियंस के लिए। तो यहाँ पर हमने कैमरा टेस्ट करे और फ्रंट में दोनों के 12 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है। तो वीडियो रिकॉर्डिंग से स्टार्ट करेंगे। अभी दोनों ही फोन 4K 60 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, और यहाँ पर सैमसंग ने ना ज्यादा स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड करी हुई है। आईफोन में भी ज्यादा शेकी लग रही है, बट प्रोसेसिंग के बाद ये थोड़ी सी स्टेबल कर देता है। बट फिर भी हमने बाद में भी देखा कि यहाँ पर आईफोन थोड़ा कम स्टेबल है। एंड यहाँ पर जो बैकग्राउंड में जो स्काई कंट्रोल किया हुआ है ना, सैमसंग ने ज्यादा बेटर किया हुआ है। बाकी आप अपनी ओपिनियन जरूर बताना। तो यहाँ पर जैसे मैंने वीडियो के अंदर बोला, मेरे को सैमसंग के कलर्स अच्छे लग रहे थे, लेकिन सिर्फ डिस्प्ले में यहाँ पर जब हमने देखा तो ऑल ओवर आईफोन की जो वीडियो क्वालिटी है वो फार बेटर है सैमसंग कंपैरिजन में। बस आईफोन को थोड़ा सा ना स्काई को अच्छे से कंट्रोल कर लेना चाहिए। सैमसंग स्काई को कंट्रोल करने के चक्कर में फेस भी ब्लैक कर देता है। तो अभी भी आईफोन किंग है भाई वीडियो रिकॉर्डिंग में। इसके अलावा फोटो हमने क्लिक करी, एंड अगर आपको वार्म टोन चाहिए तो फ्रंट कैमरे में सैमसंग में आपको रिकमेंड करूंगा। वहीं पर अगर आपको कूल टोन चाहिए तो आईफोन में सीधा बोल सकता हूं। और यहाँ पर अगर आप अनइवन लाइट एनवायरनमेंट में फोटो क्लिक करते हो तो आईफोन ज्यादा अच्छे से लाइट कंट्रोल करता है फेस पर सैमसंग कंपैरिजन में। सैमसंग कहीं से व्हाइट कर देता है, कहीं से भाई काफी ज्यादा ब्लैक कर देता है, जो मेरे को अजीब लगा। इसके अलावा फ्रंट में HDR मेरे को आईफोन का पहली बार ज्यादा अच्छा लगा, वो भी फ्रंट कैमरे में, ये भी मैं क्लियर कर दूं। और यहाँ पर अगर आप नॉर्मल लाइट कंडीशन में फोटो क्लिक करते हो, यहाँ पर भाई सैमसंग स्लाइडली बेटर हो जाता है, बट इतना बड़ा कोई फर्क नहीं था। यहाँ टोटली डिपेंड करेगा आप पर कि आपको क्या कलर पसंद है। बाकी पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन मेरे को दोनों का सिमिलर ही लगा, यहाँ पर सिर्फ कलर्स का डिफरेंस है। एंड मैं फिर से कहूंगा कि यहाँ पर कलर वाली चॉइस आपकी होगी। अगर आपको थोड़ा सा व्हाइट टोन पसंद है सैमसंग है, अगर आपको थोड़ा सा मतलब नेचुरल टोन पसंद है तो आईफोन है। तो यहाँ पर फ्रंट कैमरे में मैं ये चीज कह सकता हूँ, वीडियो और फोटो मेरे को मतलब आईफोन ज्यादा अच्छा लगा है इसमें। मतलब S23 अल्ट्रा यूज करने के बाद मेरे को लगा था कि आईफोन के कैमरास बीट हो जाएंगे S23 के फ्रंट कैमरे से, बट यहाँ पर हमने जब टेस्ट करा तो फ्रंट कैमरे मेरे को आईफोन अच्छा लगा। बाकी आप मुझे बता सकते हैं आपको किसके फोटो और वीडियो अच्छी लगी फ्रंट कैमरे की। अब बात आती है यहाँ पर बैक कैमरे की। सैमसंग ने 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा डाल दिया, और भैया एप्पल के पास है 12 मेगापिक्सल का कैमरा। तो यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर ली हमने, और यहाँ पर जो नॉर्मल वॉक के टाइम पर है स्टेबलाइजेशन दोनों की इक्वल है, बट वीडियो क्वालिटी, डेप्थ, लाइट कंट्रोल, HDR, हर एक चीज आईफोन की वीडियो के अंदर ज्यादा अच्छा मिला। बट यहाँ पर जब आप भागते वीडियो रिकॉर्ड करोगे नॉर्मल मोड के अंदर, तो यहाँ पर सैमसंग की स्टेबलाइजेशन मेरे को ज्यादा अच्छी लगी, इवन सब्जेक्ट को भी ज्यादा अच्छे से फोकस में रखता है। बाकी यहाँ पर दोनों के अंदर आपको स्टेबलाइजेशन का मोड मिल जाता है, सैमसंग के अंदर सुपर स्टेरी, और आईफोन के अंदर दिया एक्शन मोड, जिसे लगाते दोनों अल्ट्रा वाइड पर स्विच कर देते हैं। और इस टाइम पर मेरे को सैमसंग के अंदर डिटेल्स तो अच्छी लगी, लेकिन आईफोन के पास जो भाई स्टेबिलिटी थी वो नेक्स्ट लेवल थी। अब यहाँ पर फोटोज भी क्लिक करी हमने मेन कैमरे से, और यहाँ पर मेरे को दोनों के पास डेप्थ ऑफ फील्ड ऑलमोस्ट सिमिलर ही लगा है। भले यहाँ पर सैमसंग के पास 50 मेगापिक्सल कैमरा है, बट यहाँ पर सैमसंग क्या करता है, बैकग्राउंड में जो शैडोज है उसे अच्छे से हाईलाइट कर लेता है। तो यहाँ पर HDR ज्यादा अच्छे से हिट होता है सैमसंग का। और जब हमने अपनी फोटो क्लिक कराई तो यहाँ पर हमने देखा सैमसंग ना व्हाइट कर रहा है फोटो, जो कि काफी लोगों को पसंद है आजकल। और वहीं पर आईफोन थोड़ा सा नेचुरल साइड पर है, इसे प्रॉपर नेचुरल भी नहीं बोल सकते, बस थोड़ा सा वार्म टोन इसने ऐड कर दिया। बट यहाँ पर अगर आप क्लोज से देखो तो आईफोन की
की फोटो मेरे को पर्सनली अच्छी लगी है। जब नॉर्मली आप लाइट के अंदर होगे उस टाइम पर देखोगे कि आईफोन थोड़ी सी ब्राइट फोटो लेता है, सैमसंग थोड़ी सी कॉन्ट्रास्टी फोटो लेता है, इतना ही फर्क आता है। बट यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड के अंदर सिंपली देखा जा सकता है कि सैमसंग ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है। एज डिटेक्शन में तो दोनों सिमिलर ही हैं, लेकिन सैमसंग की फोटो आई प्लीजिंग लगती है पोर्ट्रेट मोड के अंदर। इवन सैमसंग के पास एक एडवांटेज और है कि ये 3x में भी फोटो क्लिक कर सकता है। इसके पास 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा सेंसर भी है जो कि 3x पोर्ट्रेट मोड क्लिक करने में यूजफुल है। अब यहाँ पर नाइट मोड की बात आती है और नाइट मोड में क्लियरली बोला जा सकता है आईफोन के पास डिटेल ज्यादा अच्छी हैं। मतलब सैमसंग क्या करता है ना, काफी हेजी सी फोटो क्लिक करता है, अच्छे से फोकस नहीं लगा मुझे इसमें और हर फोटो के अंदर सेम ही चीज थी। तो यहाँ पर आईफोन का नाइट मोड ज्यादा तगड़ा है। बाकी यहाँ पर सैमसंग की एक चीज अच्छी है, वो है अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सेंसर। एप्पल में 12 मेगापिक्सल का, सैमसंग में 10 मेगापिक्सल का, लेकिन फिर भी सैमसंग है ना शैडोज को अच्छे से हाईलाइट करता है। आईफोन काफी ज्यादा गोरा करने पर फोकस करता है पूरी फोटो को। तो यहाँ पर ऑल ओवर मेरे को स्किन टोन कलर सैमसंग के अल्ट्रा वाइड के ज्यादा तगड़े लगे हैं। तो ऑल ओवर देखा जाए तो सैमसंग के पास दो एडवांटेज है, एक तो 3x टेलीफोटो कैमरा सेंसर और एक अल्ट्रा वाइड में क्लियर विनर है। बाकी जगहों पर फोटो में फ्रंट बैक में मेरे को ज्यादा फर्क नहीं लगा, लेकिन एप्पल के पास सिंपल एक एडवांटेज आती है, वो है वीडियो रिकॉर्डिंग की। अभी भी अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए बेस्ट फोन ढूंढ रहे हो दोनों के बीच में, तो अभी भी आईफोन पे जाना। इसके अलावा दोनों में आता है अब एक अपडेट वाला फैक्टर। तो यहाँ पर सैमसंग में आपको 4 साल की ओएस अपडेट मिलेगी, 5 साल का सिक्योरिटी पैच, वहीं पर आईफोन में 5 साल आपको ओएस अपडेट मिलने वाली है। तो यहाँ पर ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बाकी दोनों ही आपको आईपी रेटेड मिल जाते हैं, दोनों को आप मस्त पानी में डाल सकते हैं, लेकिन आईफोन ज्यादा गहराई तक जा सकता है। तो हमने दोनों ही फोनों के अच्छे और बुरी चीजें आप लोगों के सामने रख दिया। अब आप जरूर बताना आपको दोनों में से कौन सा फोन ज्यादा अच्छा लगा, और अगर आपके पास 80,000 रुपए हैं तो आप दोनों में से कौन सा फोन बाय करोगे। वैसे अगर आप आईफोन 14 प्लस बाय करना चाहते हो तो मैंने व्यू प्रोडक्ट में टैग कर दिया, वहां से जाके भी चेकआउट कर सकते हो। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। वीडियो अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब किए बिगर मत जाना, और वीडियो पर 10,000 लाइक का एम करते हैं। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में आएगा इसको करें। डू वॉच योर हार्ट, स्टे ट्यून्ड विद एचएफवी अनबॉक्स गाइस।